In our previous lecture, we had discussed about social hierarchies according to our third chapter, that is an empire across 3 continents, in which we had studied about the classes of Roman Empire, first class, second class and third class, yani upper class, middle class and lower class, in which upper class belongs to senates and equites, and middle class belongs to government officers, government employees, and the lower class belongs to labor class. We had studied about this thing a lot. I hope you are understood regarding your topic. Today I am going to discuss our last topic of this chapter, that is late antiquity. Late antiquity means variations according to time. लेट एंटिक्विटी का मतलब होता है कि टाइम के साथ साथ क्या वेरिएशंस आए, क्या चेंजेस आए सोसाइटी में, हम उस चेंजेस के बारे में हम अपना ये टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम ये अपने इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे. आई थिंक लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. फ्रॉम 4th to 7th सेंचुरी, जो 4 से 7 सेंचुरी का टाइम पीरियड था, 4th to 7th सेंचुरी, तो रोमन एम्पायर में जो चेंजेस हुए थे ना, कल्चरल एंड इकोनॉमिकल, वो चेंजेस बहुत वास्ट स्टेज पे हुए थे, बहुत ज़्यादा हुए थे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था, वास्ट चेंजेस हुए थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 4th to 7th सेंचुरी. रोमन एम्पायर में कल्चरल एंड इकोनॉमिकल चेंज जो था वो वास्ट लेवल पे हुआ था और रिलीजियस लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आया था. ये पाया गया था कि जो उनकी रिलीजियस लाइफ थी ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आया था, डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. एक राजा हुआ करते थे, एम्परर का नाम यहाँ पे दे रखा है कॉन्स्टेंटाइन. उन्होंने ये डिसाइड किया था कि पूरे के पूरे रीजन को क्या बना दिया जाए, क्रिश्चियनिटी रिलीजन रीजन बना दिया जाए. ये किसने डिसाइड किया था? कॉन्स्टेंटाइन नाम का एक राजा हुआ करता था, उसने ये बनाया था कि जो आपका ऑफिशियल यानी रोमन एम्पायर का जो ऑफिशियल रिलीजन होगा, जो धर्म होगा, ऑफिशियल धर्म होगा, वो क्रिश्चियन धर्म होगा. यानी इस्लाम धर्म की वहाँ पे राइज होने लग गई थी और वो टाइम पीरियड था 7th सेंचुरी का. क्या हो गया था इस टाइम पीरियड में? राइज ऑफ इस्लाम, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी रहेगा, राइज ऑफ इस्लाम. इस्लाम का क्या हो गया था? राइज होने लग गया था 7th सेंचुरी में. ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ. 4 से 7 सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था रोमन एम्पायर के लिए काफ़ी डेवलपिंग टाइम पीरियड था. इस टाइम पीरियड में कल्चरल एंड इकोनॉमिकल वास्ट चेंजेस हुए थे, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था. एक एम्परर हुआ करते थे कॉन्स्टेंटाइन नाम के, उन्होंने ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया था कि वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन होगा. एंड उस टाइम पे राइज ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम का राइज होना स्टार्ट हो गया था. फिर एक एम्परर आए थे डायोक्लेटन नाम के एक एम्परर आए थे. उन्होंने क्या किया था? काफ़ी ज़्यादा चेंज लाया था, चेंज इन स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा, स्टेट का जो स्ट्रक्चर होता था उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लाए थे वो. और उनका जो टाइम पीरियड था दैट इज़ 284 to 305 BCE का टाइम पीरियड था उनका. इस एम्परर ने काफ़ी ज़्यादा चेंज ला दिया था. वो चेंज कैसे ला दिया था? कहता है कि जो रोमन एम्पायर था ना, वो काफ़ी ओवर एक्सपेंशन हो चुका था उसका. जो उसकी स्टेट थी वो कौन सी स्टेट थी? ओवर एक्सपेंशन की स्टेट थी, यानी बहुत ज़्यादा वो फैल चुका था. और उसने क्या किया था? इस एक्सपेंशन को यानी इन स्टेट को, इस एम्पायर को कट बैक कर दिया था, घटाना शुरू कर दिया था, छोटा करना स्टार्ट कर दिया था. और उसने उस रीजन को छोड़ दिया था, उन रीजन्स को कट बैक कर दिया था जो रीज़न नॉट पेड टैक्स, जो टैक्स पे नहीं करते थे या कोई भी इकोनॉमिकल हेल्प नहीं किया करते थे. यहाँ मैंने एक एम्परर की बात की, पहले मैंने
कॉन्स्टेंटाइन की बात की, जिन्होंने क्रिश्चियन धर्म को वहाँ पर लेकर आए थे रोमन एम्पायर में ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 7th सेंचुरी। फिर मैंने डायोक्लेटियन के बारे में बात की, ये एक ऐसे राजा थे जिनका टाइम पीरियड था 284 टू 305 BCE का। उन्होंने ओवर एक्सपेंडेड एम्पायर को कट बैक करना स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने उस एम्पायर में से ऐसे रीजन्स को कट बैक कर दिया जो टैक्स या कोई भी इकोनॉमिकल वैल्यू वहाँ पर नहीं दिया करते थे। बहुत ही इजी टॉपिक है ये। तो एक काम तो उन्होंने क्या किया था, कट बैक ऑफ ओवर एक्सपेंडेड स्टेट। और सेकंड वर्क जो उन्होंने किया था, वहाँ की जो मिलिट्री थी ना, वहाँ की जो मिलिट्री थी उस टाइम पीरियड की, रोमन एम्पायर की जो मिलिट्री थी ना, वो क्या किया करती थी, सिविलियन काम किया करती थी, यानी आम जनता वाले काम भी किया करते थे। वो मिलिट्री वर्क तो किया ही करते थे, साथ कुछ ऐसे काम भी किया करते थे जो मिलिट्री के नहीं होते थे, आर्मी वर्क नहीं हुआ करते थे, वो सिविलियन वर्क्स हुआ करते थे। तो वो सिविलियन वर्क को मिलिट्री से उन्होंने क्या कर दिया था, सेपरेट कर दिया था, यानी मिलिट्री सिर्फ अपना ही काम करती थी और सिविलियन वर्क अपना काम करते थे। तो इस फंक्शन को भी उन्होंने कैटेगराइज कर दिया था, डिफ्रेंशिएट कर दिया था मिलिट्री से। तो एक सेकंड काम उन्होंने ये किया कि मिलिट्री को सिविलियन वर्क से सेपरेट कर दिया था। थर्ड उन्होंने ये किया था कि उन्होंने अपनी स्टेट को, यानी अपनी स्टेट की बाउंड्रीज पे फोर्टिफाइड किले बनाने स्टार्ट कर दिए थे, पैलेस बनाने स्टार्ट कर दिए थे, यानी अपनी स्टेट को उन्होंने फोर्टिफाइड करना शुरू कर दिया था। तो ये 3 काम डायोक्लेटियन ने किए थे। फर्स्ट उन्होंने अपने ओवर एक्सपेंडेड एक्सपेंशन स्टेट को कट बैक करना स्टार्ट कर दिया था, ऐसे एरिया को अपने से अलग कर लिया था जो कोई इकोनॉमिकल हेल्प या टैक्स वगैरह एम्पायर को नहीं पे करते थे। एंड सेकेंड इज़ उन्होंने मिलिट्री वर्क से सिविलियन वर्क करवाने बंद कर दिए थे। जो मिलिट्री वर्क मिलिट्री आर्मीज़ थी वो सिविलियन वर्क कर रही थी, तो उन्होंने सिविलियन वर्क सिविलियंस वहाँ के सिटीजन्स को दिए और मिलिट्री वर्क वहाँ की मिलिट्री संभाला करती थी। तो ये फंक्शंस उन्होंने डिफ़ाइन किए और स्टेट बाउंड्रीज़ पे उन्होंने फोर्टिफाइड कर दी थी, यानी स्टेट बाउंड्रीज़ को फोर्टिफाइड कर दिया था। और जो मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे ना, मिलिट्री कमांडर्स, उनको कुछ स्पेशल पावर दे दी थी। क्या दे दी थी, स्पेशल पावर्स दे दी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी पावरफुल फील किया करते थे। क्या किया करते थे, पावरफुल फील किया करते थे। तो ये कुछ काम थे जो डायोक्लेटियन ने अपने टाइम पीरियड में वहाँ किए थे रोमन एम्पायर में। वो ओवर एक्सपेंडेड स्टेट को कट बैक करना, मिलिट्री वर्क को सिविलियन वर्क से सेपरेट करना, स्टेट पे फोर्टिफाइड बाउंड्रीज बनाना और मिलिट्री कमांडर्स को कुछ स्पेशल पावर्स दे देना। तो ये कुछ वहाँ पे क्या हुआ था, चेंजेस आए थे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। तो हमारा टॉपिक भी लेट एंटिक्विटी है, तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो ये हमने बात की डायोक्लेटियन के बारे में, एक एम्परर के बारे में। अब हम कॉन्स्टेंटाइन के बारे में बात करेंगे, जिसने क्रिश्चियनिटी रिलीजन को वहाँ एक्सपेंड किया था। तो कॉन्स्टेंटाइन जो एम्परर थे ना, उसकी जो पिक्चर है वो आपके एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 72 पे दिखा रखी है, आप उसे एक बार देख लेना। कॉन्स्टेंटाइन ने भी बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस वहाँ पर लाए थे और जो उसका चीफ इनोवेशन था, जो उसका बहुत बड़ा नया काम था, नई कलाकारी थी, वो क्या थी, उसने एक कॉइन बनाया था। क्या बनाया था, कॉइन बनाया था जो 4.5 ग्राम का कॉइन था, गोल्ड कॉइन था जो 4.5 ग्राम का कॉइन था, और जिसे वहाँ पे क्या कहा जाता था, सोलिडस कहा जाता था। क्या कहा जाता था, सोलिडस कहा जाता था। तो कॉन्स्टेंटाइन एम्परर ने क्या किया था, बहुत ज़्यादा चेंजेस रोमन एम्पायर में लाए थे। एक तो क्रिश्चियनिटी रिलीजन्स को स्प्रेड करने का काम इन्होंने किया था, दूसरा इनकी कोई चीफ इनोवेशन थी जिसमें उसने 4.5 ग्राम का एक सिक्का बनाया था, गोल्ड कॉइन था, जिसे वो सॉलिडस के नाम से जानते थे। और इसकी मेन बात यह है कि रोमन एम्पायर तो ख़त्म हो गया था, रोमन एम्पायर तो एक टाइम पे ख़त्म हो गया था, लेकिन ये जो सॉलिडस था ना, वो रोमन एम्पायर के बाद भी कंटिन्यू रहा था कुछ टाइम तक। क्या रहा था, कंटिन्यू रहा था। और जो सॉलिडी थी, यानी इसकी जो क्या कह सकते हैं, मिंटिंग प्रोसेस थी, वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्केल पर की जाने लगी, मिंटेड ऑन लार्ज स्केल।
ठीक है। तो एक उन्होंने ये चीफ काम किया था, मेन काम किया था, सिक्का बनाया था 4.5 ग्राम का, सॉलिडस नाम का वो सिक्का था, यानी वहाँ पे उसको सॉलिडस कहा जाता था। और ये जो सॉलिडस था वो रोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद भी कुछ टाइम तक कंटिन्यू रहा, और इसकी जो मिंटिंग प्रोसेस थी वो काफ़ी लार्ज स्केल पे होने लगी। दूसरा उन्होंने जो काम किया था वो ये किया था कि उन्होंने रोमन एम्पायर की सेकंड कैपिटल बना दी थी। क्या बना दी थी? सेकंड कैपिटल बना दी थी, जिसको वो कहते थे कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, ये कैपिटल बना दी थी, और जो ये कैपिटल थी वो सी के 3 साइड से घिरी हुई कैपिटल थी, यानी समुद्र के तीनों साइड से वो घिरी हुई कैपिटल थी। ये कैपिटल उन्होंने बना दी थी, और इसे पहले के टाइम में क्या कहा जाता था? बाइजेंटियम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बाइजेंटियम कहा जाता था। तो जैसे एक नया एरिया बना बाइजेंटियम के नाम से, तो वहाँ पे उसको रखवाली करने के लिए, उसको चलाने के लिए, उसको गवर्न करने के लिए सेनेट की तो ज़रूरत पड़ती ही थी, यानी कोई ना कोई पर्सन तो ऐसा होना ही चाहिए जो इस नई कैपिटल को संभाल सके। तो उन्होंने क्या किया था? वहाँ पे सेनेट को हायर किया था। तो यहाँ पे बाइजेंटियम को संभालने के लिए कौन आ गए थे? सेनेट आ गए थे। फिर जब 4th सेंचुरी का टाइम पीरियड आया था तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन होने लगा था। ड्यूरिंग 4th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड था वहाँ एक्सपेंशन लार्ज स्केल पे होने लगा। कैसे? इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, पैसों के मामलों में ग्रोथ हुई, क्योंकि वहाँ पे एक सिक्का बन रहा था सॉलिडस, और हर व्यापार, हर ट्रेड क्या हो रहा था? उसी से हो रहा था। इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, और साथ ही साथ पॉपुलेशन भी एक्सपेंड होने लगी, इंक्रीज होने लगी। वो पॉपुलेशन बाय नेचर भी हो सकती है और माइग्रेशन के थ्रू भी हो सकती है। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो भी इंक्रीज होने लग गई थी, और वहाँ के जो लोग थे वो काफ़ी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो गए थे, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग पीपल वहाँ हो गए थे, क्योंकि वो जो मॉनेटरी सिस्टम था काफ़ी एक्सपेंसिव मॉनेटरी सिस्टम था, यानी उसकी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू थी। अब एक 4.5 ग्राम का सिक्का काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे गोल्ड कॉइन आज के टाइम में भी देखा जाए तो काफ़ी एक्सपेंसिव और इकोनॉमिकली पॉइंट से काफ़ी हाई था। तो लोगों के पास बहुत ज़्यादा वेल्थ होने लग गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करने लग गए थे, और वो इन्वेस्टमेंट जो थी वो रूरल एरिया में हो रही थी। कहाँ हो रही थी? रूरल एरिया में। जैसे इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन होने लग गई थी, यानी इंडस्ट्री लगा रहे थे, इंस्टॉलेशन वर्क वहाँ पे स्टार्ट हो गया था। ऑयल प्रेसेस वर्क वहाँ स्टार्ट हो गया था। ग्लास की फैक्ट्रीज लगने लग गई थी वहाँ पे। न्यू टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, वाटर मिल्स लगने लग गई। तो ऐसे सारे वहाँ पर चेंजेस आने लग गए थे। इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा चेंज वहाँ पर आया था ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कॉन्स्टेंटाइन। तो वहाँ पे उन्होंने एक गोल्ड कॉइन बनाया था, जिसकी वजह से वहाँ की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया था, और लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी थी। इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में लगा दी, जैसे ऑयल प्रेस लगा दी, ग्लास की फैक्ट्रियाँ लगा दी, कोई न्यू टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट करने लग गए, वाटर मिल्स लगाने लग गए, यानी बड़े बड़े काम वहाँ पर होने लग गए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन का जो टाइम पीरियड था रोमन एम्पायर में वो काफ़ी वेल्दी टाइम पीरियड था। ये तो था इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, हमने वहाँ पढ़ा कि टाइम के अकॉर्डिंग वहाँ पे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आए। अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस कल्चर के बारे में कि रिलीजियस कल्चर वहाँ का कैसा हुआ करता था। तो कहता है कि जो ग्रीक और रोमन का रिलीजियस कल्चर था ना वो काफ़ी मल्टीप्लिसिटी पे था, यानी वहाँ पे बहुत सारे लोग भगवान की पूजा की जाती थी। रोमन या इटालियन गॉड्स को वहाँ पूजा जाता था, और ये नहीं कि सिर्फ एक ही भगवान को पूजा जा रहा था, वहाँ पे डाइवर्सिटी थी। जैसे हमारे इंडिया में भी है, डिफरेंट गॉड्स को पूजा जाता है, वहाँ पे भी डाइवर्सिटी थी भगवान की पूजा में। जैसे जुपिटर की पूजा करनी,
जूनो, माइनर्वा एंड मार्स। तो इनकी वहाँ पूजा की जाती थी। और काफ़ी सारी ग्रीक डाइटीज़ थी, यानी देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी जिनकी वहाँ पे पूजा की जाती थी। और थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल वहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, थाउजेंड्स ऑफ टेम्पल्स वहाँ एग्जिस्ट करते थे। इन सारी बातों से पता चला था कि जो रोमन का टाइम पीरियड था, रोमन एम्पायर का जो टाइम पीरियड था, वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड टाइम पीरियड था अकॉर्डिंग टू रिलीजियस। एक और रिलीजियस ट्रेडिशन वहाँ पे फॉलो किया गया, जुडाइज्म। कौन सा? जुडाइज्म। ये एक मोनोलिथ नहीं था। मोनोलिथ मतलब एक मूर्ति की तरह इसे पूजा नहीं जाता था। फिर क्या हुआ था, कहता है कि जो 4th और 5th सेंचुरी का टाइम पीरियड आया था ना, ड्यूरिंग 4th एंड 5th सेंचुरी, इस टाइम पीरियड पे किसकी प्रोसेसिंग शुरू हो गई थी, यानी धीरे धीरे कौन से धर्म को स्प्रेड करना शुरू कर दिया था, दैट इज़ क्रिश्चियन धर्म। क्रिश्चियन रिलीजियस को वहाँ पे स्प्रेड करना शुरू कर दिया था इस टाइम पीरियड में। तो ये काफ़ी सारे चेंज आए थे रिलीजियस स्ट्रक्चर में रोमन एम्पायर के। कहता है कि जो रोमन एम्पायर का ईस्ट एरिया था वो काफ़ी प्रोस्पेरियस एरिया था, यानी ईस्ट एरिया, जो ईस्टर्न एरिया थे रोमन एम्पायर के, वो काफ़ी प्रॉस्पेरिटीज़ वाले एरिया थे, काफ़ी फैले हुए, काफ़ी क्या कह सकते हैं, डेवलप्ड एरिया थे। क्या थे? डेवलप्ड एरिया थे। और ये कब तक रहे? टिल 6th सेंचुरी तक रहे। लेकिन फिर क्या आ गया था, वहाँ पे एक बीमारी शुरू हो गई थी, प्लाग की बीमारी, चूहों वाली बीमारी, आपने सुनी भी होगी पहले। प्लाग की बीमारी वहाँ शुरू हो गई थी, जिसने मेडिटेरियन सी के एरिया को, मेडिटेरियन सी के आसपास के जो एरिया थे, नियर बाय एरिया जो थे, उसे अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। और वो टाइम पीरियड था 540 इसका। ठीक है, तो वहाँ पे एक प्लाग नाम की बीमारी आ गई थी। और अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज़ पहले भी पढ़ी थी कि रोमन एम्पायर पे 2 खतरे आए थे, एक था जर्मैनिक ट्राइब और एक था ससैनियंस का। तो जर्मैनिक जो ट्राइब थे वो रोमन एम्पायर पे कब्जा करना उन्होंने शुरू कर दिया था, और काफ़ी ज़्यादा जो रोमन एम्पायर का हिस्सा था वो उनके अंडर आने लग गया था। और उस वजह से जो रोमन एम्पायर का टाइम पीरियड था, बाद का जो टाइम पीरियड था, उसे पोस्ट रोमन के नाम से जाना जाता था। ये किसकी वजह से हुआ था? जर्मैनिक ट्राइब्स की वजह से। वो कौन कौन सी थी? गॉथ, वंडल्स, लॉम्बार्ड्स, ये सारे नाम आपकी बुक में मेंशन है, वहाँ से नोट डाउन कर लेना। तो इनकी वजह से रोमन एम्पायर का जो एक्सपेंशन था वो ख़त्म हो गया था, और काफ़ी सारा हिस्सा इन्होंने कब्जे में कर लिया था, जिस वजह से इस टाइम पीरियड को पोस्ट रोमन के नाम से जाना जाता था। जैसे एक एग्जाम्पल भी दे रखा है, विजिगोथ इन स्पेन, इसको ख़त्म कर दिया था अरब्स ने 711 टू 720 का जो टाइम पीरियड था। और फ्रैंकिस को गॉल में, लॉम्बर्ड्स को इटली में, ये सारा कुछ क्या हो गया था? जर्मैनिक ट्राइब की वजह से फिनिश होता गया था। अब हम बात करेंगे अर्ली 7th सेंचुरी की। अर्ली 7th सेंचुरी में इसमें क्या हुआ था? वॉर हुआ था। वॉर हुआ था किसके बीच में? रोम एंड ईरान के बीच में। रोम एंड ईरान के बीच में वॉर हो गया था, हमने पढ़ा भी था। फिर ससैनियंस ने क्या किया था? वहाँ पे आकर कब्जा करना शुरू कर दिया था। और फिर क्या हो गया था, जो मेजर ईस्टर्न एरिया था ना, जिसमें इजिप्ट भी आ जाता है, यानी जो मेजर काफ़ी ज़्यादा ईस्टर्न एरिया जो था जिसमें इजिप्ट भी आ जाता है, वो ससैनियंस ने अपने अंडर ले लिया था, उसके ऊपर खुद रूल करना स्टार्ट कर दिया था। जब रोमन एम्पायर क्या बन गया था? बाइजेंटाइन बन गया था। मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी एक न्यू कैपिटल बनी थी जो कॉन्स्टेंटाइन ने बनाई थी। तो रोमन एम्पायर जब बाइजेंटाइन बन गया था तो उसने जो अपनी हारी हुई स्टेट्स थी, राज्य थे, उनको वापस रिकवर करना स्टार्ट कर दिया। रिकवरिंग प्रीवियस
एरियाज़, तो उसने एरियाज़ स्टार्ट कर दिए थे रिकवर करने। वो टाइम पीरियड था 620s का टाइम पीरियड था। फिर धीरे धीरे वो क्या हो गया था, रोमन एम्पायर जो था वो ख़त्म होना शुरू हो गया था। और वो जो ख़त्म होना शुरू हो गया था दैट इज़ ड्यू टू अरब्स, अरेबिया की वजह से वो ख़त्म होना शुरू हो गया था। तो बैजेंटाइन के लिए एक बहुत बैड न्यूज़ आई थी, और वो जो बैड न्यूज़ आई थी वो कहाँ से आई थी, उसके साउथ ईस्टर्न एरिया से आई थी। कहाँ से आई थी, साउथ ईस्टर्न एरिया से आई थी। उन्हें ये पता चला था कि अरेबिया जो था उन्होंने एक बहुत ही बड़ी रिवोल्यूशन कर दिया, जिसे ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल रिवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, फिर जो ये अरेबियंस थे ना, उन्होंने क्या किया था, ईस्टर्न रोमन को एंड ससानियन एम्पायर्स को, और ससानियन के अंडर जो एम्पायर हुआ करता था उसके ऊपर रूलिंग करनी स्टार्ट कर दी। यानी धीरे धीरे जो अरब्स थे उन्होंने रोमन एम्पायर को ख़त्म करना स्टार्ट कर दिया था। तो 642 का जो टाइम पीरियड था दैट इज़ प्रॉफिट, जिस टाइम पीरियड में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई थी, उसकी डेथ के 10 साल के अंदर अंदर ही 10 साल के अंदर अंदर 10 ईयर्स के टाइम पीरियड पे ही क्या हो गया था, ईस्टर्न रोमन एम्पायर और ससानियन एम्पायर्स ख़त्म होना शुरू हो गया था अरब्स के साथ। फिर क्या हुआ था, एक्सपेंशन हुआ था इस्लाम का, और उसने अरेबिया को हरा दिया था, डिफीटेड अरेबिया, और एक्सटेंड होना शुरू कर दिया था। कहाँ से, स्पेन में, सिंध में, सेंट्रल एशिया जैसी जगह पे उसने एक्सटेंड होना शुरू कर दिया था। और ये एक्सटेंडेड होता होता अरेबिया, साइरन डेजर्ट से इराक की बाउंड्रीज तक आ गया था, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी रहेगा, राइज ऑफ इस्लाम। तो ये सारा कुछ वहाँ पे हो गया था। यानी कुछ टाइम पीरियड के बाद जो रोमन एम्पायर था टोटली ख़त्म हो गया था, और अल्टीमेटली वहाँ पे किसका राइज हो गया था, इस्लाम का राइज हो गया था। तो ये थोड़ा सा इसका एंड जो है वो टिपिकल है, उसे रीड आउट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। एक बार मैं आपको समराइज़ करके बता देती हूँ फटाफट।